तरक्की के वादों ने, रोजगार के दावों ने, सुविधा की अहद ने, उम्मीद के आसमान ने खींच ली पांव के नीचे की जमीन और अब ठगे हुए से खड़े हैं गांव में। अपनी घुटती हुई सांसों और दरकते हुए भरोसे के साथ आवाजें उठती तो हैं पर सुनता कोई नहीं। फरियाद की तो जाती है पर हर्ष कुछ नहीं निकलता। प्रदेश का एक ऐसा इलाका जिसे सीमेंट का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। वहां शिकवा, शिकायतों और समस्याओं का अंबार है। धूल धक्का खाद फटाका फूटा थे, नुकसान करके ट्रक यार्ड बना दिए हैं, ढलाई वगैरह करा के। जिन जमीन दे तेला नौकरी नहीं दे। बोले कम से कम मोरो बाल बच्चल कम से कम एक आज हम लगा ले साहब। इंसाफ के लिए लंबा इंतजार है। हर गांव का अपना दर्द पर सुनने वाले कान नहीं हैं। हर गांव का अपना आक्रोश पर कोई नहीं जो उनके साथ खड़ा हो। मिलता है तो केवल आश्वासन। पेशी, जिरा और जिल्लत। ऐसे सीमेंट गढ़ का दर्द जानने के लिए, उसकी पीड़ा सुनने के लिए IBC 24 पहुंचा उन गांवों तक जहां सिरे ताने खड़े हैं कारखाने और उन कारखानों के शोर में दब गए हैं कुछ जरूरी सवाल। बलौदाबाजार जिले में सीमेंट संयंत्रों के आसपास के गांव में दर्जनों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आज कई दशक बाद भी अपनी जमीन को लेकर जंग लड़ रहे हैं। सैकड़ों लोग हैं जो इन उद्योगों पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। हजारों ग्रामीण हैं जो इन सीमेंट संयंत्रों के चलते अपना जीवन दुश्वारियों के बीच जीने को मजबूर हैं। आज हम आपको बलौदाबाजार जिले के लोगों की इन्हीं तकलीफों, उनके आरोपों और शिकायतों से रूबरू कराएंगे और ये बताएंगे क्यों सीमेंट संयंत्रों के लगते समय दिखाया गया सुंदर समृद्ध जीवन का सपना आज टूट कर रह गया है, क्यों इनका जीवन अफसोस की दास्तां बनकर रह गया है और क्यों अपनी बदहाल हालत के लिए इन संयंत्रों को जिम्मेदार ठहराते हैं लोग। हम इन मजबूर लोगों के आरोपों को तो दिखाएंगे ही, साथ ही इन आरोपों पर जिम्मेदारों के जवाब भी सुनाएंगे। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजेश राज। अभी हम मौजूद हैं बलौदाबाजार के अंबुजा सीमेंट के सामने और तस्वीरों में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं इससे पहले कि हम आपको कोई स्टोरी बयां करें। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख लीजिए कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं, एक पथरीली बेउपजाऊ जमीन जिस पे अब कांटे उगते हैं और जहां खेती की कोई निशानी नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 2 दशक पहले यह जमीन बेहद उपजाऊ हुआ करती थी। खेती की जमीन थी, साल में 2-2 फसलें ली जाती थी। लेकिन आज इस जमीन की जो हालात हैं वो जिसकी देन है वो आप पीछे तस्वीरों में देखिए। आपको दिखेंगे सामने की वो फैक्ट्री जो अंबुजा सीमेंट की है और कैसे इस फैक्ट्री ने इस पूरे इलाकों में जो बदहाली और बंजर की तस्वीरें पेश की उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे और कैसे इस फैक्ट्री ने यहाँ के आम लोगों की जिंदगी में मुश्किल परेशानियों को घर करके रख दिया उसकी भी कहानी बताएंगे। बलौदाबाजार जिले में लगी हर सीमेंट फैक्ट्री के आसपास आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी जमीन को लेकर आज दशकों बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। इनका आरोप है कि उनकी जमीन पर इन सीमेंट फैक्ट्रियों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। उन्होंने कभी अपनी जमीन बेची नहीं, लेकिन कंपनियों ने उन जमीनों को या तो माइंस एरिया में ले लिया या फिर डंप बांटकर उसे बर्बाद कर दिया। दशकों तक उनकी जमीनों पर कब्जा किए रखा, लेकिन ना तो उन्हें कोई मुआवजा मिला ना कोई दूसरा लाभ। बलौदाबाजार के रवान गांव के रोशन वर्मा का भी ऐसा ही आरोप है। सिर्फ रोशन वर्मा ही नहीं बल्कि गांव के कई और लोग कुछ इसी तरह की पीड़ा बयां करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ग्रामीण
जिनकी ज़मीनें इसी फैक्ट्री की वजह से, अंबुजा सीमेंट की वजह से बर्बाद हो गई, बंजर हो गई। कहानी क्या है उनकी ज़बान खुद सुनिए। कब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या हुआ आपके साथ? सन 95 से इसका कर रहे हैं सर, से 83 बाबूजी 83 से 95 तक का इसको एग्रीमेंट इन लोग दिए थे। उपजाऊ ज़मीन था, बंजर बना के रखे हैं, उसके बाद खाली करके दे देंगे बोले, आज भी नहीं दिए हैं। सन 2015 से फिर मैं लगाया था कलेक्टर साहब के पास, जब इन लोग कांटा में और अपना बोर्ड लगा के रख दिए थे। फिर लगाने के बाद इन लोग रातों रात मेरे चोरी से इसको खाली कर दिए, बोले भाई आपका ज़मीन खाली कर दिए, ऐसा करके। अच्छा, आज भी ज़मीन मेरा 6 फीट से मलमा से दबा हुआ है। पहले मेरी 2 फसल उपजाऊ ज़मीन थी। हम जिस पे खड़े हैं क्या यही आपकी ज़मीन है? जी, ये ज़मीन मेरी है, मतलब उसको लगाया हूँ, उतनी संतुष्ट नहीं है इस ज़मीन में मेरे को कि मेरे 2 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन है। अच्छा, हुआ क्या था? ये जो आपकी खेती की ज़मीन थी, ये कैसे फैक्ट्री के पास चली गई और क्या इसको मुआवजा मिला, नहीं मिला तो क्यों? और आज जब कह रहे हैं आपकी ये खेती की ज़मीन थी लेकिन अब तो सिर्फ बंजर नज़र आती है, तो इसके लिए दोषी कौन था? क्या आपको कोई मुआवजा, कोई नौकरी मिली? नहीं, नौकरी नहीं मिली। मुआवजा तो बाबूजी को इन लोग शोषण किए, अपने मलमा ला के खेती हो रहा था उसमें मलमा डाल दिए। कुछ बुजुर्ग मतलब गांव की पंचायत से उनको मटेरियल डाल दिया गया, तो उनको समझौता से इन लोग 1150 रुपये में एग्रीमेंट करके सन 83 95 तक उनको मलमा की हम हटा देंगे करके उसको पैसा दिए थे बाबूजी लोग को। उसके बाद ज़मीन को इन लोग कुछ नहीं किया, मलमा डाल के जैसे तैसे ही मार दिया आज की डेट में ज़मीन को। मैं 2015 में आवेदन लगाया कलेक्टर साहब को, तो इनके पास मैं उस कंडीशन में देखा था, मेरी पूरी बाउंड्री कर दिया था और अपना बोर्ड लगा लिए थे। अच्छा, मतलब एक तरह से ज़मीन पे भी कब्जा हो गया? हाँ, ज़मीन में पूरा कब्जा कर लिए थे, बोर्ड लगा दिए थे, अपना कांटा लगाया हुआ थे पूरा। वो तो मेरे लगाने के बाद बोले आपका ज़मीन है करके खाली। मेरी ज़मीन में इतना मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि 2 एकड़ 60 डिसमिल मेरी ज़मीन अभी नहीं है। अच्छा, मतलब इसके लिए मैं अभी सीमांकन लगाया हूँ। शासन के टीम आया भी था, हमको कोना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है करके उन लोग बहानेबाजी करके चले गए। आज साल बीत गया फिर भी नहीं आया। फिर मैं कलेक्टर साहब के पास अभी फिलहाल आवेदन लगाया आवाजावक में दे के आया हूँ कि सर मेरा अभी तक का सीमांकन क्यों नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जब हम इस तरह की खबरें करते हैं तो हमें पता होता है कि एक जो बहुत बड़ा औद्योगिक घराना होता है उससे लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। आपने जो लड़ाई लड़ी, आप कह रहे थे कि आप मतलब लगभग हार गए थे, इस स्थिति में आ गए थे। हार गया हूँ सर, मेरे 2 भाई उससे लड़ते लड़ते खत्म भी हो गया। ये तो मेरी भी स्थिति है ऐसा। मैं क्या काम कर रहा था उसको भी छोड़ के आने जाने मेरे समय भी, तो मैं परिवार नहीं पाल पा रहा हूँ। खेती अलग से बिगड़ पड़ी है मेरी। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या आपको यहाँ की सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का SDM कलेक्टर कहीं से सहयोग नहीं मिला? आश्वासन नहीं मिला। उनके पास जाने के बाद मेरे को रियायत नहीं मिल पाया उनसे। क्या कहते थे वो लोग? वही है, मतलब सिविल कोर्ट में कोर्ट लगाओ, या तो अपना जो बना के दे रहे हैं सन 83 95 तक 1150 में उसमें समझौता करो, ऐसा करके। तो मैं सिविल कोर्ट कहाँ लगा पाऊंगा? मैं तो मर जाऊंगा, सिविल कोर्ट से उबर नहीं पाऊंगा। मैं एक आदमी कर क्या पाऊंगा? मेरे परिवार पीछे फैमिली है, वो महिला है, मेरे 2 भाई उसमें इसमें लड़ते लड़ते निकल गए। नौकरी पहले भी और जी ज़मीन निकले हैं उसमें आश्वासन दिए थे हम नौकरी देंगे करके। अच्छा, नौकरी मिली कि नहीं? इस जमीन नौकरी नहीं मिली, नौकरी भी नहीं मिली। पहले भी और जी ज़मीन गया है, तो बचा हुआ टुकड़ा ज़मीन है। अच्छा, पहले का 10-12 एकड़ और भी ज़मीन निकला हुआ है प्लांट में, उसके एवज में इन लोग प्लांट में नौकरी देंगे बोला था, वो भी नहीं दिया आज तारीख से, वो भी नहीं दी। तो ये कहानी है एक आम बेबस इंसान की कि कैसे इस इलाके में जब इंडस्ट्री बसी, सपने दिखाए गए कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, नौकरी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, लोगों ने अपनी जमीन गंवाई, नौकरी तो मिली नहीं। जो खेती की जमीन थी जिसपे फसलें होती थी, आज तस्वीर में खुद देखिए बेजान, बंजर, अनुपजाऊ होकर रह गई। एक तरह से कंपनी ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी ने हिम्मत दिखाई लड़ने की, तो अब उसे खाली किया जा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस जमीन को लेकर किसान करेगा क्या? वो क्या फसल उगाएगा, क्या भरण पोषण करेगा, और आखिर एक दिन मजबूर होकर औने पौने दाम पर फिर से इसे उसी कंपनी के हवाले बेच देने के लिए मजबूर रहेगा। गांव के कई और लोग हैं जो हमें कागजात दिखाकर ऐसे ही अपनी जमीन के चले जाने की कहानी बताते हैं। रवान गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है एक और गांव रावन,
यहीं पर ग्रेसिम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। इस गांव के लोग भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। गांव के कई लोगों की जमीन माइन एरिया में चली गई। लोग तत्कालीन मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए पैसे लिए नहीं। आज 25 साल बीतने के बाद भी वो अपनी जमीन का हक मांग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे करीब 1.5 दर्जन किसान हैं जिनकी 40 एकड़ से ज्यादा जमीन दशकों से इन प्लांट्स में फंसी है। बलौदा बाजार के रावण गांव में हम अभी मौजूद हैं और पीछे जो आप ये देख रहे हैं ऊंचाई पे, ये बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट का जो माइनिंग एरिया है उसका डंप वाला हिस्सा है। वो जो ऊंचाई में आप देख रहे हैं वो डंप का हिस्सा है और उसी माइनिंग इलाके में इस गांव के कई लोगों की जमीनें फंसी हुई है। फंसी इसलिए क्योंकि ना तो उसका मुआवजा मिला, ना वो अधिकृत हुई, लेकिन अभी भी वो कंपनी के कब्जे में है। और जिनकी जमीनें हैं ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या तकलीफें झेलनी पड़ी, बताएं। 1993 से जमीन कब्जा किए हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट। पूर्व में तो ग्रासिम सीमेंट था नाम उसका, अभी चेंज हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट। 1993 के बाद बेजा कब्जा करने के बाद 2000 लगभग 2000 सन में मांग किया गवर्नमेंट से कि आपका ज़मीन अधिग्रहण करेंगे करके। तो हम लोग पहले बेच चुके थे ज़मीन उधर प्लांट एरिया में और रेलवे साइड में, उसके बाद भी सर्विस नहीं दिया था। तो हम लोग सर्विस दो उसके बाद माइंस का ज़मीन बेचेंगे। तो इसमें लगभग 27 किसान बचा हुआ है और उस समय बहुत कम रेट, मतलब लगभग 64,000 एकड़ दे रहा था। तो कोई लिए नहीं, नौकरी नहीं दिया ना सर्विस दिया करके। उसके बाद 2000 के बाद 7 साल से तो बेजा कब्जा कर लिया। उसके बाद मांग किया। तो अब अभी हम लोगों को कहना है कि वर्तमान बाजार भाव में बेचना चाहते हैं और हमारे ऋण पुस्तिका में जो खसरा नंबर रकबा दर्ज है उसको हटा दें। कम से कम गवर्नमेंट से कृषि लोन लेने या कोई भी फ़ायदा लेने में दिक्कत ना हो। मतलब आप चाहते हैं कि जमीन का रकबा हट जाए तो आप गरीब बन जाए रिकॉर्ड में, ताकि आपको दूसरी सुविधाएं मिल हाँ, सके। ये सब किसानों का कहना है। ये जो पूरी दिक्कतें हुई, सॉल्यूशन किसके पास है? कंपनी क्या दिलेरी? तो कंपनी है और शासन प्रशासन प्लस किसान तीनों मिलकर अगर चाहेंगे एक होकर के समझौता करेगा तो हो सकता है। इसमें मैनेजमेंट को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये सफलता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? अभी तो कंपनी की ही मानेंगे क्योंकि खरीदना उसको है, तो कंपनी ही में जिम्मेदारी उसी का सबसे में। लेकिन कंपनी जब कहती है कि हम 35% का जो एरिया है वो शासन के नियमों के तहत अधिग्रहित कर सकते हैं क्योंकि आपने लीज की अनुमति दी तभी हमने फैक्ट्री डाला, तो ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार पे भी आती है। हाँ, उसका भी है जिम्मेदारी, सरकार का तो सबसे बड़ी है, लेकिन जो खरीदेगा उसका भी जिम्मेदारी बनता है। और गरीब किसान जो है इतने दिन से 20 साल से फंसे हुए हैं, हाँ, खाना उसका नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे गरीब है जिसका 1 एकड़ है वो भी प्लांट में चला गया, तो उसको परेशानी हो रहा है। जिसके पास सर्विस, कई को सर्विस नहीं मिला है, खाता पीछे वाला बात ही नहीं है। जरूर सर्विस दिया नहीं दिया ऐसा नहीं है, लेकिन हर को नहीं मिला है, तो इससे उसको भी फायदा होगा, जनता को, किसान को भी फायदा होगा। तो वही चाह रहे हैं कि समझौता कर ले, उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। यहाँ जब सीमेंट फैक्ट्री लगाई जा रही थी तब गांव की सरपंच थे आशाराम वर्मा। इनके अपने खानदान की करीब 900 एकड़ जमीन फैक्ट्री में गई। तब वो खुद सीमेंट उद्योग से गांव की तस्वीर बदलने की बात से इतना उत्साहित थे कि कंपनी को सारी की सारी जमीन देकर कहा, जब चाहोगे रजिस्ट्री आपके नाम कर देंगे। लेकिन आज वो अपनी करीब 25 एकड़ जमीन के मुआवजे के लिए संघर्षरत हैं। कंपनी तक जाने का जो रास्ता बना है वो भी उनकी जमीन पर है, लेकिन उसका भी मुआवजा अब तक नहीं मिला। सुनिए खुद उनकी जुबानी ये पूरी कहानी। पूरे परिवार की 900 एकड़ ज़मीन फंसी है और हमारे व्यक्तिगत परिवार जो है उसमें से 100 एकड़ की फंसी है। मेरे खुद की जो है वो 40 एकड़ है और उसके इसमें बहुत से ज़मीन अभी विवाद में पड़ा हुआ है। कारखाना बनाना तो उस समय मैं कह दिया था कि जहाँ कहीं भी मेरी ज़मीन होगी आप वहाँ बना सकते हैं, रजिस्ट्री मैं बाद में कर दूँगा, उसमें ये मेरे तरफ से सहयोग रहेगा करके। वो लोग भी आश्वासन दिए थे कि जब कभी भी आपको
हमारी आवश्यकता होगी हम आपको मदद करेंगे। लेकिन मदद करना तो दूर, अभी वो उल्टा मामला उलझा दिए हैं। निजी जमीन से तर इन सीमेंट फैक्ट्रियों पर गांव की सार्वजनिक इस्तेमाल होने वाली जमीन को भी अधिग्रहित कर लेने या फिर जबरियां कब्जा कर लेने का आरोप लग रहा है। रावण गांव के सरपंच बीजू वर्मा कुछ इसी तरह का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि अंबुजा सीमेंट का बना ट्रक यार्ड गांव की जमीन पर बना है। इस पर कायदे से गौठान बननी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने दावा कर दिया कि उन्होंने जमीन लीज पर ले रखी है, पर आज तक लीज के दस्तावेज कभी देखे नहीं गए। बलौदा बाजार के अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के सामने जिस जगह हम अभी मौजूद हैं उसे ट्रक यार्ड कहा जाता है। यहीं पे कंपनी से निकलने वाले सीमेंट प्रोडक्ट को लाद करके ट्रक लेकर के निकलते हैं और यहीं पे कच्चा माल लेकर के जो ट्रक आते हैं वो यहीं पे रुकते हैं। आपको तस्वीर में दिखा दें ट्रक यार्ड की, पहले अपने साथी लखन शर्मा से कहेंगे ये देखिए, ये देखिए ये तमाम ट्रकें यहाँ पे कैप्सूल से लेकर के मिक्सर और तमाम ट्रकें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस ट्रक यार्ड के साथ भी एक गहरा विवाद जुड़ा है और विवाद ये है कि ग्राम पंचायत की करीब 22 एकड़ जमीन पर इस कंपनी ने अवैध कब्जा किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, क्या कहानी है, वो कहानी हम आपको यहाँ के ग्राम सरपंच की जुबानी समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे नियम कानूनों को ताक पर रख करके यहाँ पे जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय सरपंच है वो हमारे साथ हैं। आइए इस तरफ आ जाइए और बताइए कि क्या हुआ था। ये आप कह रहे हैं कि इस पे हमको गौठान बनाना था, लेकिन कंपनी ने कब्जा करके तो गौठान के लिए योजना पास हो गई थी। यहाँ पे हमने RI पटवारी वगैरह को यहाँ का अपनी ज़मीन कितना से कहाँ तक है उसको नापने के लिए बुलाए थे। उस समय नापने के कार्य चालू किए थे। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि 2011 में हमने इसको लीज में ले चुके हैं करके। चलो ठीक है, हमने मान लिया उस समय कि 2011 में अपने लीज में लिए हैं। हमने उसका पेपर के लिए आग्रह किया कि पेपर हमको दिखा दो, लीज में लिए हैं तो पेपर हमको दो। तो पेपर वगैरह कुछ नहीं दिखाए, गुमराह करते रह गए, ठग जगह काम किए इन लोग ज़बरदस्ती। व्यापारी वर्ग हैं इन लोग, व्यापारी मतलब बड़े वर्ग के हैं। इन लोग शोषण करने ही जान रहे हैं, पूरा टोटल गांव के प्रति शोषण करते आ रहे हैं और शोषण करते ही रहेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये जो ट्रक यार्ड है, जो आम आदमी लगता है कि कंपनी से बाहर आने जाने का रास्ता है तो शायद कंपनी की होगी, तो फिर ये कैसे संभव है कि ये जमीन इनकी थी नहीं? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। बस एक सामान्य सा प्रश्न उठता है उसके दिमाग में, क्या इनका पहले कोई मेन रोड दूसरा था जब बाद में इसने बना है? हाँ, ये मेन रोड इसका मुझे मेन गेट है, इसका रोड था, मेन गेट था। ये जो ज़मीन है हमारी, हमने इसको देखा, निरीक्षण भी किया। इसका 669 नंबर नक्शा खसरा नंबर 669 नंबर है हमारा गांव का, जिसको हमने देखे तो ये खाली है अभी भी। अच्छा, इन लोग लीज में लेते तो हम लोग को कुछ तो पता चलता कि हमने लीज में लिए इसको करके। नहीं तो आप तो सरपंच है ना, आपके पास तो पता होगा, अगर लीज लेंगे तो आप ही से तो लेंगे, ग्राम पंचायत की जमीन है तो। नहीं, मेरे इससे पहले वाले सरपंच से लिया होगा, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी में होती तो हमको पेपर दिखाता, लिया तो लीज में है ही नहीं है। अच्छा, इन लोग जबरदस्ती मतलब तानाशाही, मतलब फुल दादागिरी है इन लोग का, व्यापारी वर्ग का। ये उद्योगपति का दादागिरी है जो इसने कब्जा कर रखा है। कितनी जमीन है जो मेन रोड से लेकर के और आप जो पीछे बता रहे हैं उस तरफ में, यार्ड की तरफ में? हमारा यहाँ पे 7.5 हेक्टेयर जमीन है, 22 एकड़। अच्छा, 7.5 हेक्टेयर जमीन है जो ग्राम पंचायत की है, जो अपना ये केवल गौठान के उपयोग के लिए है। गौठान यहाँ पे गैया हमारी, गैया है, बैल वगैरह है, सब आके चारागाह है ये हमारी, जिसको इन्होंने लोग शोषण करके ट्रक यार्ड बना दिए हैं, ढलाई वगैरह करा के पूरा चारागाह खत्म कर दिए हैं। आज ये लोग हमारे गौ माता जो गाय है, बैल है, भैंस है, सब चारा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा, रोड में बैठ जाते हैं, उसके लिए मवेशियों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बलौदा बाजार के अधिवक्ता रेवाराम साहू इन सीमेंट संयंत्रों से होने वाली आम लोगों की परेशानियों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इस बात के गवाह भी हैं। वो बताते हैं कि कंपनियों ने गांव की सार्वजनिक उपयोग की जगह अधिग्रहित कर ली। हालात अब ये कि लोग शमशान का इस्तेमाल करने तक को तरस गए। सीमेंट संयंत्रों से पैदा हुई दिक्कतों के लिए वो अपनी ओर से कई सुझाव भी रखते हैं।
एक जीवंत उदाहरण रहा है रसड़ी के सीमेंट कंपनी में कि वहाँ के लोग जब खत्म हो जाते थे, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, तो अपने ही स्मशान घाट में जाने के लिए तरस जाते थे, क्योंकि वहाँ के कंपनी, वहाँ का प्रबंधन गांव के आम निस्तार पत्रक में दर्ज स्मशान भूमि को भी उन्होंने घेरा कर लिया। और ऐसा वहाँ के उस समय के जो तत्कालीन पंच और अन्य लोगों के मिली भगत के कारण से उस जगह को भी अपने नाम पर रख लिया, और इस कारण से लोगों को ले जाने में वहाँ तकलीफ हुई। ऐसे तमाम आरोपों पर हमने संबंधित सीमेंट संयंत्रों से जवाब लेने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंबुजा सीमेंट ने हमें अपना जवाब ईमेल के जरिए दिया। सवाल: ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन पर दशकों तक अवैध कब्जा बनाए रखा। खेती की जमीन को पत्थर, कंकड़, डंपिंग मटेरियल से पाट दिया गया। इस पर अंबुजा प्रबंधन ने जवाब दिया, तथ्य ये है कि कंपनी का संचालन केवल उस भूमि पर होता है जो उसे नियत प्रक्रिया के बाद अधिकारियों द्वारा आवंटित की गई। कंपनी द्वारा किसी भी निजी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। सितंबर 1995 में सभी हितधारकों यानी स्थानीय भूमि मालिकों को नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया और नियम व शर्तों के तहत आपसी सहमति से समझौता किया गया। स्पष्टता के लिए, यदि अतिक्रमण का कोई मामला होता तो पीड़ित पक्ष राजस्व विभाग से संपर्क करता। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं जो इस मामले में कंपनी के रुख की पुष्टि करता हो। सवाल पूछा गया कि ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा ट्रकयार्ड की करीब 22 एकड़ जमीन अवैध तरीके से कब्जे में रखी गई है। इस पर अंबुजा प्रबंधन ने उत्तर दिया, पुनः कंपनी द्वारा किसी भी निजी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। हमारा ट्रकयार्ड 13 एकड़ भूमि में फैला है, जो या तो सीधे कंपनी द्वारा खरीदा गया या सरकार द्वारा भूमि पंजीकरण और उत्परिवर्तन की उचित प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया। भूमि आज तक विवाद मुक्त है। इधर बलौदा बाजार के कलेक्टर भी इन तमाम शिकायतों और आरोपों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन हमारी टीम ने उन्हें लोगों की दिक्कत बताई तो उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया कि यदि उन तक मामला पहुंचा तो कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, ऐसे एक भी केस की मेरे पास कोई जानकारी नहीं। अभी तक कोई भी मेरे समक्ष उपस्थित होकर के मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया है। ट्राइबल्स की बात मैं मानता हूँ कि उनके आवेदन लंबित हैं और उनका विचारण चल रहा है। जैसे आपको पता है, लगभग 1.5 साल से कोरोना के कारण लॉकडाउन, ये सब स्थिति के कारण न्यायालयीन प्रक्रियाएँ बाधित हुई हैं। निश्चित तौर पर अब कोर्ट के केसेस चालू हुए हैं तो हम उस पर विशेष अभियान चला करके कोशिश करेंगे कि लोगों को न्याय मिले। अंबुजा सीमेंट का एक मामला आया है सर, कह रहे हैं स्थानीय सरपंच कि करीब 22 एकड़ ज़मीन है जो ग्राम पंचायत की थी, लेकिन उस पर कंपनी ने कब्जा करके ट्रक यार्ड बना लिया। उस ज़मीन की ज़रूरत ग्राम पंचायत को है, लेकिन कंपनी उनको दे नहीं रही है। क्या सच है सर? और अगर है तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरे समक्ष अभी तक ये बात नहीं लाई। आप पहली बार आप मुझसे बता रहे हैं ऐसी बात। अगर ऐसी बात है तो ग्राम पंचायत को मेरे समक्ष आकर के बताना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात है निश्चित तौर पर खाली कराएंगे। अगर ग्राम पंचायत की ज़मीन है या शासकीय ज़मीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया तो। कुल मिलाकर इलाके के विकास और अपनी बेहतर भविष्य के लिए सीमेंट संयंत्रों को अपनी पुश्तैनी जमीन देकर हजारों ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बलौदा बाजार की सीमेंट संयंत्रों को लेकर ग्रामीणों की शिकायत सिर्फ जमीन और नौकरी तक नहीं है, बल्कि माइनिंग एरिया की हैवी ब्लास्टिंग भी उनकी नाराजगी की बड़ी वजह है। अपनी खास पेशकश सीमेंट गढ़ की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कैसे सीमेंट संयंत्रों में होने वाले हैवी ब्लास्ट ने घरों को नुकसान पहुंचाया है, कैसे सीमेंट कंपनियां भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूं तो सीमेंट संयंत्रों ने बलौदाबाजार जिले को छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान दी, लेकिन सच ये भी है कि विकास की आड़ में यहाँ के लोगों को जो दर्द मिला उसकी आवाज सुनने वाला आज कोई नजर नहीं आता है। सच ये है कि बलौदाबाजार जिले के कई गांवों का अस्तित्व आज खतरे में है। सच ये भी है कि बलौदाबाजार जिले के कई गांव के लोग आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। IBC 24 लगातार ऐसे गांव में पहुंचकर लोगों के तकलीफों को आपके साथ साझा कर रहा है और आज एक बार फिर से हम निकले हैं रियलिटी चेक करने।
आज हम बताएंगे कि कैसे बलौदाबाजार जिले के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और कैसे यहाँ के लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर। कि 10 किलो 20 किलो का पत्थर गांव के बीचों बीच गिरा है। कई बार हादसे होते होते टले हुए हैं। इस गांव के लिए ये इंडस्ट्री जो है विनाश का स्वरूप लेके आई है। अपने मकानों में दरार दिखाते इन लोगों को कई साल पहले विकास और समृद्ध जीवन का सपना दिखाया गया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इनका सपना घरों में पड़े दरारों की तरह धीरे धीरे टूट रहा है। ये कहानी सिर्फ एक घर एक गांव की नहीं, बल्कि जिले के कई गांव की समस्या है। जी हां, बलौदाबाजार में दर्जनों ऐसे गांव मिल जाएंगे जो सीमेंट फैक्ट्रियों की मनमानी का दंश झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन संयंत्रों में होने वाले हैवी ब्लास्ट से आज वो अपने ही घर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्लास्टिंग इतना हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, घर का छप्पर गिर जाता है, पूरा क्रैक होता है, सज्जा टपक मतलब झड़ जाता है। मेरे यहाँ का इससे पहले घटना हुआ था जिसमें सज्जा गिर के बाइक को पूरा नुकसान होता है। मैं इस संबंध में इससे पहले कलेक्टर को भी आवेदन दिया था और अंबुजा सीमेंट के जो प्रबंधक है उसके पास भी गया था, लेकिन वो लोग नानुकुर करके कार्रवाई कुछ नहीं की। इस संबंध में वो गुमराह करके रख दिए। बलौदाबाजार जिले का पौसरी गांव अंबुजा सीमेंट संयंत्र की माइनिंग एरिया से करीब 700 मीटर दूर पर स्थित है। आए दिन यहां होने वाले ब्लास्ट से एक गांव के लोगों की जिंदगी खासी मुश्किल भरी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन ब्लास्टों के चलते घरों की दीवारों में दरार पड़ने लगी है। मकानों की छत भी ब्लास्ट से होने वाले कंपन के चलते झड़ गई है। कब छत का प्लास्टर गिरकर बच्चों पर गिर जाए, इसी बात का डर हमेशा सताता रहता है। गांव वालों के मुताबिक अमूमन हर घर की यही परेशानी है। एक दो घटनाएं तो ऐसी भी हो चुकी हैं कि माइन एरिया से पत्थर उछलकर गांव में गिर पड़े और बड़ी अनहोनी होते होते बची है। सीमेंट फैक्ट्रियों की माइंस में जो ब्लास्ट होती है उससे आसपास के मकानों पर दरारें पड़ जाती हैं और ये जो तस्वीर है वो इस बात की गवाह है। जो इस मकान के मालिक हैं बताते हैं करीब 10 से 15 साल पुरानी यह मकान है, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े बड़े क्रैक अमूमन आपको ऐसे ही घरों में मिल जाएंगे। और जो मकान के मालिक है वो खुद एक सीमेंट फैक्ट्री में काम भी करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बताएं कि जो ब्लास्ट होता है वो कितना पावरफुल होता है। आप तो खुद वहाँ पे एम्प्लॉय हैं और क्या उसी की वजह से दरारें पड़ रही हैं? कंपन होने पर दीवार फट जा है जगह जगह का। अच्छा, तो कंपन भी तो ब्लास्ट से ही हो? कंपन ब्लास्टिंग में कंपन तो होना अनिवार्य है, होता है कंपन। अच्छा, बहुत तगड़ा होता है। हाँ, जोरदार तगड़ा होता है। मतलब कैसा कुछ अगर आप बता सके अनुभवों में, इतना कि लगे कि जैसे भूकंप है उस तरह का? नहीं, वैसा नहीं होता, भूकंप जैसा नहीं होता। बाकी प्लास्टिंग होने पर दरार होता है। अच्छा, मैं तो नया मकान 2 साल होगा बनाया मेरे को। उसमें भी क्रैक है? उसमें भी क्रैक है। खुद कर्मचारी हैं और मानते हैं कि इतना जोरदार ब्लास्ट होता है उससे कंपन होती है। और ऐसे ये जो दरारें हैं, आप जितने भी घरों में जाएंगे आपको अमूमन ऐसी ही बड़ी बड़ी दरारें मिलेंगी जो फिनिश्ड है, 1-2 साल पहले हुई है, उनके घरों में भी आपको दरारें मिलती है। और जो लोग हैं यहाँ पे बताते हैं कि जब ब्लास्ट होता है तो इस तरह का कंपन होता है, घर के अंदर रखा हुआ सामान भी नीचे गिर जाता है। डर भी रहता है कि कहीं कोई सामान गिर करके बच्चों पर आ गया तो उसे चोट लग सकती है। ये जीवन हो गया है ये जो सीमेंट फैक्ट्रियां है उनके आसपास के माइंस के इलाकों में। तो सोचिए कि जीवन सुधरा या फिर जीवन बदतर हुआ।
जो खदान एरिया है उसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी खतरा मंडराता रहता है। हम अभी ऐसी ही एक जगह पे मौजूद हैं जिसके ठीक सटे हुए हिस्से में जो एक सीमेंट फैक्ट्री है उसका खदान है, और उस खदान की वजह से क्या परेशानी आती है लोगों के जीवन में और किस तरह से घरों में दरार पड़ रहे हैं, उन सभी की तस्वीर आपको दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग हैं वहां से बात कर लेते हैं। कैसे काका दिक्कत होती है? एमेर ब्लास्टिंग होते ना तो कोई भी ध्यान नहीं देवा, पूरा यहाँ तो पूरा यह करते हम ही मन जा कंप्लेन करते ना अम्बुजा में, अम्बुजा हमारे मन के कोई सुनबे नहीं कराते, और हमन वहाँ तक पूरा पहुँच गए हैं। साहब मन करा तो साहब मन हाव हाव कहीं बोल देते, लेकिन वापस से एक शब्द अपन मन जवाब नहीं देवा, ठीक है भर बोलते। कैसे नुकसान होते, का नुकसान होते? हमार मन के दे पूरा अभी ढलवाए हैं सीमेंट में, वो पूरा दरार हो गिर जाते, कभी बच्चा मन खेला थे जो भी कुछ भी करा थे, कुछ भी ओकर ऊपर आज ही चोड़ तो वो तो बोल नहीं सका कोई बच्चा मन, तब हम जाके वहाँ कंप्लेंट करते ना। और बताते हैं गांव वाले यहाँ पे कि ये जो नल लगा हुआ है उसी के पास आज से करीब साल भर पहले एक बड़ा सा पत्थर आकर के और यहाँ पे गिरा था, और बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। गनीमत रही कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं। और ये जो आसपास के गांव है, जितने भी घर है, अमूमन घर वालों की शिकायत है कि ब्लास्ट की वजह से इनके घरों में दरार पड़ते हैं। जो घर थोड़े बहुत भी पुराने हुए उनकी छतें भड़बड़ा करके गिरने लगती है, उनके प्लास्टर गिर रहे हैं, और आए दिन ब्लास्ट की वजह से न सिर्फ घरों को नुकसान हो रहा है बल्कि जो आसपास के खेत है, जो आप सामने ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो खेती किसानी करने लोग जाते हैं उनका जीवन भी एक तरह से खतरे में रहता है, क्योंकि ब्लास्ट के वक्त पता नहीं कौन सा पत्थर का टुकड़ा उनके ऊपर आकर के गिर जाए और उनकी जान चली जाए। इस तरह का दहशत का माहौल यहाँ के लोगों के बीच में होता है। शिकायतें सारी की गई है, लेकिन ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। माइनिंग एरिया में होने वाले ब्लास्ट से लोगों के घरों को तो नुकसान पहुंच रहा है, वहीं नई समस्या भी पैदा हो गई है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण अब इलाके का ग्राउंड वाटर भी काफी नीचे चला गया है। पौसरी गांव के सरपंच बताते हैं कि गांव के नल, कुएं, तालाब सूख रहे हैं। इन बातों को लेकर बार बार कलेक्टर से शिकायत करते रहे हैं। शिकायत के बाद कुछ दिन तक हैवी ब्लास्टिंग रुक जाती है, फिर काम दोबारा शुरू हो जाता है। वाटर लेवल जो है एकदम डाउन हो गया है। इससे पहले कुआं, मेरा खुद 45 फीट का कुआं है, इससे पहले 12 महीने उसमें पानी रहता था, लेकिन अभी 10-12 साल से एकदम सूख जाता है। मार्च से पहले सूख जाता है। अच्छा, तो क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसा? खदान जो है जितना भी एकदम खोदे जा रहे हैं, नीचे तक खोदे जा रहे हैं, पानी को वेस्ट फेंक रहे हैं लोग, और वाटर लेवल उसी कारण से पूरा जो प्लांट से लगा हो इधर तो कहा जाए हैंडपंप 6 महीने बस चलता है, 6 महीना पूरा बंद रहता है। हालांकि जिले के कलेक्टर का कहना है कि हैवी ब्लास्ट से संबंधित कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो वो संबंधित अधिकारी से बात करके कार्रवाई जरूर करेंगे। जो माइनिंग एरिया है और उसके आसपास जो गांव बसे हैं, ब्लास्ट हैवी होता है जिसके चलते घरों में दरार पड़ जाती है। बड़े बड़े पत्थर उछल करके रहवासी इलाकों में गिरे हैं। ऐसे 2-4 केस हमारे सामने भी आए। कुछ में ऐसे हुए कि बच्चे खेल रहे थे, उनके पास आकर के पत्थर गिरे, जान जा सकती थी। तो इस पर कुछ अंकुश या कोई एक सीमा तो होनी चाहिए सर। देखिए, ब्लास्टिंग के लिए जो ब्लास्टिंग की परमिशन जो आयोग देता है वो उसमें पूरी सीमाएँ निर्धारित करता है, और वो लोग समय समय पर आकर के इसकी जांच भी करते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मेरे समक्ष बताए, अगर कुछ है तो हम निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। घरों में दरार के लगभग बहुत सारे केस जो भी ब्लास्ट एरिया है उसके पास के गांव में गया मैं, और लगभग हर घर की यही परेशानी है। उनकी दीवारें क्रैक हो जाती है, छत झड़ने लग जाते हैं। लोग बताते हैं कि इतना ज़बरदस्त कंपन होता है, लगता है जैसे भूचाल आ गया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार दिखाऊंगा इसको, मुझे जानकारी में नहीं है, अगर होगा तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाने की कहानी केवल पौसरी गांव की नहीं है, बल्कि रसेड़ी गांव के लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल गांव के पास नुवोको कंपनी का प्लांट मौजूद है, जिसका माइन एरिया सोनाडीह में है। रसेड़ी गांव के सरपंच प्रतिनिधि बताते हैं कि सोनाडीह में ब्लास्टिंग के चलते अंडरग्राउंड पानी का स्तर नीचे जा रहा है।
जिन भी इलाकों में सीमेंट संयंत्रों की माइनिंग है, अमूमन हर जगह लोग इसी तरह की शिकायत करते हैं। ब्लास्टिंग की वजह से पानी का जो लेवल है, स्रोत है, वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड होते जाता है, मतलब बंद हो जा रहा है। अच्छा। स्रोत जो बंद हो जा रहा है, लेवल गिर जा रहा है, माइंस का गड्ढा ज़्यादा होने की वजह से वो पानी का लेवल गिर जा रहा है। अच्छा, लेकिन कंपनी वाले इसमें बोलते रहते हैं कि उल्टा तो हम रिचार्ज हो रहा है, हमारे जब खोदते हैं गड्ढा होता है उसमें पानी भरता है, उसे तो वाटर रिचार्ज होगा। हम तो झूठ मूठ आरोप निकाल के तो उन लोग वेस्टेज करते हैं ना, फेंकते हैं ना उसको तो बाहर में। अच्छा, मतलब उसको भी कन्वर्ट करके नदी में ही डाल रहे हैं, लेकिन वो लेवल जहाँ पे माइंस है उस एरिया का तो लेवल डाउन हो गई, स्वाभाविक है उसका। कुल मिलाकर के स्थिति वही है जो अमूमन सभी प्लांट एरिया के बारे में देखने को मिल रहा है। आम शिकायतें हैं कि माइनिंग की वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई पंप सूखे हैं, सड़कों की स्थिति बदहाल है, नौकरी के फ्रंट पे भी कंपनियां मनमानी करती है, जो नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं करती, नौकरी नहीं देती। ये एक आम समस्या उभर करके लगभग सभी प्लांट के सामने यही बातें सामने आ रही है। गांव वालों के आरोपों के आधार पर IBC 24 ने जब इन सीमेंट कंपनियों से सवाल किया तो सभी ने आरोपों को खारिज कर दिया। उल्टे माइनिंग के चलते बनने वाले गड्ढे में पानी भरने से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का तर्क देते नजर आए। हालांकि इन संयंत्रों में पानी के इस्तेमाल को लेकर एक मुद्दा हाईकोर्ट भी जा चुका है। दरअसल इन संयंत्रों ने सालों तक ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया है, जिसके बदले जल संसाधन विभाग ने करीब 15 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस भी जारी कर दिया। 2017 में जारी इस नोटिस के खिलाफ 5 संयंत्र मिलकर हाईकोर्ट चले गए। तर्क दिया गया कि वो खदान के गड्ढों में जमा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जलकर क्यों दें। फिलहाल हाईकोर्ट ने जलकर वसूली पर स्टे लगा दिया है, जिसे खारिज करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आवेदन दिया गया है। ये 5 संयंत्र भूजल का उपयोग करते हैं, जिसमें ग्राउंड वाटर और माइन सीपेज का उपयोग करते हैं। अब ये इनको हमारे विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था 2017 में अप्रैल में, जो कि करीब करीब 5 से 6 करोड़ के बीच का था इनकी बकाया राशि का। तो इनको आपत्ति लेकर ये हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इनको स्थगन आदेश मिला, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर के पालन में हम लोग इनसे वसूली की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी स्टे को वेकेट करने के लिए, इसको खारिज करने के लिए मेरे द्वारा स्वयं हाई कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और एप्लीकेशन के ऊपर मैं माननीय न्यायालय के डिसीजन का फैसला का इंतजार कर रहा हूं और जैसे फैसला आता है तो इनसे लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाएगी। पानी का स्तर नीचे जाना ये हर जगह, हर ब्लॉक और हर गांव की स्थिति है, क्योंकि कृषि के प्रयोजन के लिए भी पानी निकाला जा रहा है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए भी पानी निकाला जा रहा है। इसीलिए यह बात अब बार बार महसूस की जा रही है कि हम सरफेस वाटर का ज़्यादा उपयोग करें, हमारे अंदर के वाटर का उपयोग कम से कम करें और वाटर रिचार्ज करने के जो सिस्टम्स हैं, वाटर रिचार्ज करने की जो बातें हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये बात सही है कि उद्योग लगे हैं तो पानी का तो उपयोग उनके द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे उद्योगों ने अपने डैम्स वगैरह बना के रखे हैं, उनसे पानी का उपयोग करते हैं। बहुत से उद्योग होंगे जो बाकी प्रयोजन के लिए भूमिगत जलों का उपयोग करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी भूमिगत जलों का उपयोग होता है। तो ये पूरा एक समग्र रूप से विचार करने का विषय है कि हम कोशिश करें कि हम सरफेस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जो पानी आए उसको बचाएं और उस पानी को साल भर यूज़ करें। आप भूमिगत वाटर का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए, चाहे एग्रीकल्चर पर्पज़ हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो, चाहे कमर्शियल पर्पज़ हो, पानी का जैसे ही आप नीचे से उपयोग करना शुरू करेंगे तो पानी का स्तर तो गिरेगा ही। और ऐसा कोई नहीं है कि इंडस्ट्रियों के कारण से ही गिर रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर भी भूमि का जल का स्तर गिर रहा है। तो इसको एक चिंतनीय विषय तो है, इसको हमको सुधारने की जरूरत होगी, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है। बलौदाबाजार जिले में सालों पहले जब सीमेंट संयंत्र लगने शुरू हुए थे तो बताया गया कि इससे गांव की तस्वीर बदल जाएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन आज सब कुछ सपना सा लगता है। लोग जमीनें देकर भी नौकरी को तरस रहे हैं। ऊपर से फैक्ट्रियों से निकलते धूल और धुएं ने जीवन को और भी दुश्वारियों से भर दिया है। यूं तो बलौदाबाजार जिले में सीमेंट फैक्ट्रियों के आने के साथ प्रदूषण की समस्याएं शुरू हो गई थी, लेकिन सीमेंट फैक्ट्रियों ने आम लोगों के इस दर्द को कभी समझा ही नहीं। IBC 24 अब इस सच से लगातार पर्दा उठा रहा है और अगर बात निकली है तो यकीनन
दूर तक जाएगी। घरों को मजबूती देने वाले सीमेंट ने बलौदा बाजार के लोगों की सेहत को कैसे दिन ब दिन कमजोर कर दिया, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त इस इलाके में गुजारना पड़ेगा। तब जाकर उस दर्द के बड़े हिस्से में से छोटे से हिस्से को आप कहीं महसूस कर पाएं। जिन उद्योगों से लोगों ने विकास के सपने संजोए, उसी उद्योग ने इनके जीवन को धूल और धुओं से भर कर रख दिया। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, कहीं शिकायत नहीं की, कई बार की, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर कभी जूं नहीं रेंगी। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार जिला आज सीमेंट हब के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। सरकारी आंकड़ों में भी ये जिला अपनी चमक बिखेरता है। निवेश के चश्मे से देखें तो बलौदा बाजार में अंबुजा, अल्ट्राटेक, इमामी और नोवोको जैसी बड़ी कंपनियां सीमेंट फैक्ट्री चला रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सिक्के का दूसरा पहलू स्याह सच बयां करता है। हमारी रिपोर्ट के जरिए आपने अब तक देखा कैसे सीमेंट कंपनियों ने गांव वालों की निजी जमीनों पर अवैध कब्जा जमाया और पीड़ित ग्रामीणों को ना तो सही मुआवजा मिला न रोजगार। जिन जमीन दे तेला नौकरी नहीं दे बोले कम से कम मोरो बाल बच्चल कम से कम एक आधन लगा ले साहब। आपको ये भी दिखाया और बताया कैसे माइनिंग एरिया में होने वाले तेज धमाकों के चलते नजदीकी गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसकी छत या दीवारों पर दरारें ना दिखती हों। ब्लास्टिंग इतना हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, घर का छप्पर गिर जाता है, पूरा क्रैक होता है, सज्जा टपक मतलब झड़ जाता है। IBC 24 टीम ने सीमेंट फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द बसे कई गांव का दौरा किया और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज हम आपको बताएंगे कैसे सीमेंट कंपनियां लोगों की सेहत और पर्यावरण से खुलेआम खिलवाड़ कर रही हैं। बानगी आप खुद देखिए। जी हां, इलाके में स्थित सीमेंट फैक्ट्रियों ने लोगों के जीवन में ऐसे ही धूल और धुआं भर दिया है। सीमेंट संयंत्रों में काम करने वाले हैवी वाहन 24 घंटे ऐसे ही धूल उड़ाते चलते हैं। इनकी तेज रफ्तार आए दिन लोगों की जान लेती है। इतना ही नहीं, सड़कों की बदहाली के लिए भी ग्रामीण इन कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। सीमेंट गढ़ में लोगों का दर्द समझने हम पहुंचे रिजदा गांव के नजदीक इमामी सीमेंट फैक्ट्री ने अपना प्लांट लगाया है। बलौदा बाजार के रिसदा गांव में मौजूद हैं हम अभी, और इसी गांव से ठीक सटा हुआ जो आप वो प्लांट देख रहे हैं वो इमामी का प्लांट पहले हुआ करता था, अभी न्यू विस्टा के नाम से जाना जाता है। प्लांट लगने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए, कितनी खुशियाँ आई या फिर कितना ज़्यादा तकलीफ आ गया, कितने ज़्यादा गम आ गए, उनसे बातचीत करते हैं। जो सपने देखे थे आप लोगों ने कि अगर यहाँ पे फैक्ट्री आएगी तो क्या जीवन में बदलेगा, कितनी खुशियाँ मिलेगी, मिली वो खुशियाँ या उससे ज़्यादा गम मिल गए? वही तो, अब यहाँ ट्रैफिक के चलते हर साल 2-4 दुर्घटनाएं हो जा रहा है। क्यों भाई? मतलब जवान लोग मर जा रहे हैं, ट्रक वगैरह इतना चल रहा है। इसके लिए एक तो एक्सीडेंट के बाद मीटिंग भी हुआ था कि इसका बाईपास बनेगा करके, लेकिन आज मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल आने जाने के लिए तकलीफ है। अच्छा, है ना? छोटे छोटे बच्चे, पहली दूसरी के बच्चे या किसी भी क्लास के बच्चे आज के डेट में, जवान लोग जब एक्सीडेंट में मर रहे तो बच्चों के क्या कर सकते? आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक को कैसा। प्रदूषण वगैरह तो ऐसे भी दिख रहा है। प्रदूषण तो दिख ही रहा है। लोग मतलब तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जो पता नहीं चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि उम्र के कारण भी बीमारी हो रहा है, और वो एक्चुअल में देख रहे हैं कैसा धूल उड़ रहा है, प्रदूषण के कारण बीमारी है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी है, क्या क्या दिक्कत हो रही है दादा, आप बताओ तो। अरे आता है तो हवा जैसे रहता ना, धूल हमारे घर में आखिरी में है, बहुत धूल आता है, बहुत धूल भी आता है हवा के मुताबिक। आप बताएं, आपकी क्या राय है? जिंदगी में खुशियाँ मिली?
अब खुफिया तो कुछ नहीं, जरूर हम वहाँ जाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, लेकिन वहाँ के साफ सफाई वगैरह को देखते हैं ना तो पूरा डस्ट उड़ता है बहुत ज़्यादा। और डस्ट उड़ता है तो गांव में तो आएगा ही हवा के माध्यम से। और वैसे भी हमारा भी ज़मीन 2 एकड़ 30 डिसमिल निकला है। आज 6 साल हो गए कंपनी को लगे हैं, लेकिन अभी तक मैं कहते कहते थक गया, HR तक के भी गया हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। केवल रिजदा गांव के लोग ही नहीं बल्कि रसेड़ी गांव के लोग भी सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले भारी वाहनों और धूल धुएं से परेशान हैं। IBC 24 टीम ने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने नोवोको सीमेंट कंपनी की मनमानी को लेकर क्या कहा है, आप खुद सुनिए। जिस हिसाब से यहाँ पे प्लांट के जो CSR मद है उस हिसाब से गांव का विकास नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बिजली, जैसे आम सुविधा होती है सड़क की, वो सब नहीं हुई है। रसेड़ा से खैंदा तक, खैंदा से होते हुए बाईपास रोड बलौदा बाजार मेन रोड जो लवन कसजोल मार्ग जाती है, जुड़ती है हम लोग का बाईपास, इतनी स्थिति खराब है कि आए दिन एक्सीडेंट। कुछ दिन पहले एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ट्रक के चपेट में आने से बच्ची की डेथ हो गई थी। बनवाने का आश्वासन दिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पूरा गड्ढा है, इतना गड्ढा है कि आप पैदल चलना मुश्किल उसमें। अब कम से कम वहाँ पे चलने में 20 मिनट से एक गांव, मतलब रसेड़ा से बेमेतरा जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, जबकि दूसरे रोड से जाएंगे तो बलौदा बाजार में आप आधा घंटा बलौदा रोड पहुँच जाओगे। ऐसी स्थिति है। बलौदा बाजार में लगी सीमेंट फैक्ट्रियां तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर जिले की आबो हवा में लगातार जहर घोल रही हैं। ये तो आपने सुन ही लिया, लेकिन फैक्ट्री से सीधे बहा दिए जाने वाले प्रदूषित पानी ने किसानों को कैसे उजाड़ा है ये भी आपको यहाँ दिखेगा। ग्राउंड जीरो पर इसकी हकीकत जानने हम पहुंचे रवान गांव। यहाँ किसानों ने बताया कैसे सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल उनके खेतों को बंजर बना रहा है। बलौदा बाजार में जिस जगह हम अभी खड़े हैं वहां पे एक तस्वीर देखिए, पीछे आपको वो दिखाई देगी, सीमेंट फैक्ट्री है वो, और वहां से जो केमिकल युक्त पानी है वो आकर के किस तरह यहाँ की खेती को बर्बाद कर रहा है, यहाँ के लोगों को परेशानी में डालता है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये सामने आप देखिए, ये नाला है और इसी नाले से होकर के जो फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी है वो आता है और ये आगे जाता है। यहाँ के लोग को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है उसकी जुबानी कहानी हम यहाँ के किसान से आपको बताते हैं। जी बताओगा, ये आपन के खेत है? हाँ ये दोनों है। अच्छा हाँ। तो का होते, चल बता पूरा। मैं ये में धान डालता। हाँ। धान। हाँ। फिर का होते वो पानी से, वो करिया पानी से, केमिकल पानी से का दिक्कत होती है, चल बता। करिया पानी से ना अच्छे धान जल जाते, पेड़ में पानी जाते, पेड़ तक के भरे, पेड़ जल गए और ऊपर हरा है तो वो पेड़ जलिस ना तो वो धान है खत्म हो जाते, गिर जाते, गिर गए तो खत्म। अच्छा। जब इन आरोपों पर हमने अंबुजा प्रबंधन से जवाब मांगा तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी ने दावा किया पर्यावरण संरक्षण और विकास का टिकाऊ तरीका कंपनी की विशेषता है। हमारा भाटापारा प्लांट एक जीरो डिस्चार्ज प्लांट है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता ही नहीं जिससे आसपास के इलाकों में कोई कचरा फैले। वर्षा जल प्रबंधन के लिए संयंत्र में उचित जल निकासी की व्यवस्था का दावा भी किया गया। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि इन दावों को गलत ठहरा रहे हैं। एक फैक्ट्री के दूधी ठी खदान है भाई, और वो खदान मन में का है बहुत ज़्यादा, मतलब गड्ढा करे गए है और गड्ढा करे के नाम से जितना वाटर लेवल के जो पानी है वो में पहुँच जाते, और वो पानी ले मन का करते, पहली बिजली बाहर से खरीदे देते, अब ये प्लांट मन का करते अपन खुद के पावर प्लांट रखे और वो पानी ले मन दोहन करते। अब पता नहीं सरकार लोग को टैक्स देते कि नहीं देवाए, लेकिन पूरा पानी ले वहाँ पे दोहन करते और गंदा पानी फिर छोड़ देते, जैसे भी किसान बतावत रहे। तो ये प्रकार से पानी के दोहन करे से जो है वाटर लेवल डाउन हो गए है। खेती किसानी में का होते है, कई जन ऐसे किसान है जेकर मन के खदान के पास में है खेत मन है, तो पानी है पूरा सौंक देते, जैसे खेत में जो पानी आते हैं जन फसल के पानी है वो पानी खदान सौंक देते। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में सीमेंट संयंत्र फिल्टर बंद कर देते हैं,
जिससे इतना धुआं और इतना प्रदूषण होता है कि अब लोग रात में घर के बाहर या घरों की छत पर सो नहीं सकते, क्योंकि फैक्ट्री से धुआं काफी ज्यादा निकलता है। अक्सर आपने सुना होगा कि गांव में लोग जब गर्मी का मौसम होता है तो अपने घर के बाहर सोते हैं या फिर छतों पर सोते हैं। ठंडी हवाएं चलती हैं, साफ सुथरी हवा रहती है। लेकिन बलौदा बाजार के अंबुजा सीमेंट के सामने जो कॉलोनी है, गांव है, जो कस्बा इलाका है, शायद यहाँ के लोगों को अब ये सुख नसीब नहीं होता। क्यों? वजह पे बात करेंगे। इस इलाके के पढ़े लिखे एक शख्स हैं, युवक हैं, वकील हैं पेशे से। आप कितना फर्क पड़ गया आबो हवा में? क्या वैसे रह पाया कि आप बाहर सो सके, बाहर बैठ सके रातों में? देखिए, फ़र्क तो बहुत पड़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वैसे तो विकास के लिए बोलते हैं, लेकिन इस गांव के लिए ये इंडस्ट्री जो है विनाश का स्वरूप लेके आई है। पहले बहुत अमन चैन के साथ बाहर गर्मियों का आनंद लेने के लिए शाम को ही बिस्तर बिछा के सोया करते थे, बहुत आनंददायक क्षण होता था। लेकिन हम जब से ये कंपनी स्थापित हुई, तकरीबन 36 साल पुरानी कंपनी है, पहले तो धुओं का गुब्बार हुआ करता था। हर जगह कहीं ना कहीं ड्रिलिंग होती थी। मशीन सीमेंट बनाने के प्रक्रिया में भी बहुत डस्ट पार्टिकल निकलते थे। ना केवल रात को निकलते थे बल्कि दिन को भी निकलते थे। यहाँ के लोगों में अभी भी आप देख सकते हैं छत पे, ये अभी बारिश हो रही इसलिए आपको डस्ट पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे रात को सोना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है। दिन में चूंकि अब शासन प्रशासन ने थोड़ी सख्ती अपनाई है, ESP इन्होंने लगा लिया है, इसलिए अब दिन में वैसी स्थिति नहीं है जब पहले थी। अब रात में सोना अभी भी दुष्कर है। यहाँ क्या होता है रात में? फिर से वही हो जाता है, वही खेल शुरू हो जाता है जी। फिर इन लोग ESP बंद कर देते हैं और डस्ट पार्टिकल निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए अब इस गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग रातों में घर के बाहर छतों पे सोना बंद कर दिए हैं। फिल्टर प्लांट बंद करने के आरोपों को सीमेंट कंपनियां सिरे से नकारती हैं। हमारे सवाल पर अंबुजा सीमेंट कंपनी की तरफ से ये जवाब दिया गया, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम ऐसा कर सकें। हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। वास्तव में हम अधिकारियों द्वारा विनियमित होते हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली CEMS और निरंतर उत्सर्जन डेटा हस्तांतरण के हिस्से के रूप में पूरे संयंत्र में स्थापित सेंसर के माध्यम से उत्सर्जन मापदंडों पर कड़ी निगरानी करता है। सीमेंट कंपनियों के दावों पर ग्रामीणों ने हमें ऐसी तस्वीर भी उपलब्ध कराई जिसमें फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर धुआं निकलता दिखा। एक और सवाल इन संयंत्रों के दावों पर उठा है जो वृक्षारोपण को लेकर किया गया। एक जानकारी के मुताबिक साल 2016 तक इन संयंत्रों की तरफ से करीब 20 लाख पेड़ लगाने का दावा है, जिसमें 80% पेड़ों के जीवित रहने की बात कही गई, लेकिन जानकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर शासन ईमानदारी से अगर मूल्यांकन कराए तो 20 लाख पौधे किसी फैक्ट्री में नहीं मिलेंगे, किसी फैक्ट्री में 1-2 लाख से ज़्यादा वृक्ष नहीं मिलेंगे। इतना कम वृक्षारोपण है इन लोगों का। अच्छा। और कई फैक्ट्रियां तो सुबबुल छिड़कवा कर वृक्षारोपण प्रदर्शित कर रही हैं, जबकि सुबबुल की पत्तियां कितनी छोटी होती हैं और वो प्रदूषण की काट नहीं कर पाता। बड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं, कदम हो गया, बादाम है, आम है, ये सब पौधे ये लोग नहीं लगाते हैं। अर्जुन है। रावण गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से इसी साल किए गए वृक्षारोपण की रियलिटी चेक का जायजा भी हमने लिया। बलौदा बाजार में जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके कुछ दायित्व भी होते हैं और उस दायित्व का निर्वहन किस तरीके से किया जाता है एक तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं। पहले तो वो बोर्ड देख लीजिए। वो बोर्ड अल्ट्राटेक रावण सीमेंट संयंत्र का है। CSR के फंड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। वृक्ष की संख्या भी दिखाई जा रही है 500 और सत्र है 2020-21, यानी कि इसी साल जनवरी-फरवरी के महीने में ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पूरे परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पौधों की संख्या 500 है, लेकिन आप खुद देखिए कि आपको कितने पौधे नजर आते हैं। और थोड़ा सा और तस्वीरों में विस्तार दे दें, हम अपने सहयोगी लखन से कहेंगे आप थोड़ा सा विस्तार करें। वो जो आप कन्वेयर बेल्ट तक की स्थिति देख रहे होंगे, वहां तक रोड के दोनों किनारे ये वृक्षारोपण किया गया है। कंक्रीट की फेंसिंग की गई और 500 पौधे, जिसमें
लगभग सारे पौधे नीम के हैं, वो लगाए गए थे, लेकिन आप खुद देखिए कि इसमें कितने पौधे आपको जीवित दिखाई देंगे। गांव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। 500 पौधे, और देखने में तो बड़ी मुश्किल से गिनना पड़ता है कि 2 बचे हैं या 4 बचे हैं। सर बहुत कम पौधे बचे हुए हैं। ये पौधे लगाए थे जनवरी फरवरी में, और बीच में इसमें पानी डालने का प्रबंध किया गया था कंपनी की तरफ से, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ा उस टाइम इन्होंने पानी डालना बंद कर दिया और पौधे मर गए। इसमें से बहुत ही कम पौधे उगे हैं। और इसकी जो फेंसिंग का काम था कंपनी की देखरेख में हुआ है, कंपनी ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है जिस हिसाब से CSR की मदद का जनता के हित में उन्होंने उपयोग किया वो गलत तरीके से किया गया है। इनके पोल भी हिलते हैं, इनके तार की जो फेंसिंग है बहुत ही लूज पे है ये। अच्छा, ये काट करके ये सारी चीज़ इन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये क्वालिटी पे नहीं है। अच्छा, जब ये पेड़ पौधे लगाते हैं तो सिर्फ आंकड़ों में दर्ज करा देते हैं। हमने एक जानकारी निकाली कि जिले में अब तक जितने कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां, 20 लाख से ज़्यादा वो बता रहे हैं हमने पेड़ पौधे अब तक लगाए, और उसमें 80% से ज़्यादा सर्वाइवलिटी वो बताते हैं। तो 16 लाख पौधे आपको इसी सीमेंट फैक्ट्री के आसपास आपको दिखता है क्या? वो नहीं सर, यहाँ तो कोई पौधे दिखाई नहीं देते हैं। खाना पूर्ति के लिए करते हैं, काम तो करते हैं, पौधे लगाते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा का दायित्व वो लोग नहीं लेते। जबकि उसके ऊपर होता है, आप पर होता है, उसको पूरा पेड़ बड़ा करके देने का है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। सिर्फ वो अपनी कॉलोनी और अपनी एरिया को ध्यान देते जहाँ उनको रहना है। अच्छा, जहाँ आम जनता को रहना है उस पर तो ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो इतना जो धूल धक्कर वाले से निकलता होगा, ये प्रदूषण एरिया है। यहाँ पे अभी क्रशर है सामने पे। इस क्रशर ये जब रात में चालू होता है तो इसका डस्टिंग जो है पूरे बस्ती के अंदर जाता है। आप सवेरे भी छत में भी देख सकते हैं कि इनका पूरा लाल धुआं डस्ट मतलब पूरा का पूरा गांव पे रहता है। इनकी जवाबदारी बनता है सर कि जनता के हित में ये अच्छा काम करे, और जो काम कर रहे हैं वो मजबूत तरीके से करें ताकि इसका आम जनता को फायदा मिल सके। अच्छा, ये तो मैं देख रहा हूँ, जब अभी तो बारिश शुरू हो गई है, फिर भी जो मैं ट्रक देखता हूँ उसके पीछे अगर आप चले गए तो कितना धूल फाँकना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ही धूल है सर, आँख में भी पड़ता है, मुंह पे भी जाता है, नाक पे भी जाता है, फेफड़े भी जाता है, और ये बहुत बुरी चीज है। प्लांट को रोड के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका ही मालवाहक पब्लिक के रोड पे चलते हैं। इनकी जवाबदारी बनता है कि ये रोड बनाएं, अच्छा रखें, अपना खुद अच्छा चले और पब्लिक के लिए भी अच्छा हो। इतनी सारी समस्याएं, और जवाब अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे हमने किया है, हम नियमों को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जो भी शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से उनको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी तरीके से मानते हैं। लेकिन सिर्फ एक तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो पौधारोपण का दावा फैक्ट्रियां करती है वो असल हकीकत ज़मीनी स्तर पर क्या दिखती है, ये तस्वीर बयां करने के लिए काफ़ी है। कुल मिलाकर सीमेंट संयंत्रों को लेकर शिकायतों और आरोपों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन संयंत्रों की तरफ से जवाब बेहद कम। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की सालाना रिपोर्ट बताती है कि हर साल खनिज संरक्षण एवं विकास नियमों के उल्लंघन मामले में दोषी बताकर नोटिस जारी किए जाते हैं। मसलन नियत जगहों पर माइंस के मलबे को डंप न करना, मलबे को डंप करने में 45 डिग्री से कम स्लोप के नियमों को ना मानकर 60 से 70 डिग्री तक डंप करना, डंप एरिया के मलबे का बहकर बाहर जाना, माइनिंग रिपोर्ट का जमा न कराना। इन तमाम उल्लंघनों के लिए उन पर अभियोग दर्ज कराने से लेकर लीज निरस्त करने की चेतावनी तक दी जाती है, लेकिन अब तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। IBM के अधिकारी कैमरे पर इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि अधिकांश वायलेशन पर कंपनियां कंप्लायंस कर देती हैं, जो नहीं करती उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन सस्पेंशन की कार्रवाई अब तक नहीं की गई। इस मुद्दे पर बलौदाबाजार के कांग्रेसी नेता बसंत आडिल IBM कार्यालय से लेकर राज्य सरकार के पास तक शिकायत कर CBI या न्यायिक जांच की मांग तक कर चुके हैं। मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। हालांकि सरकार उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन जिले के खनिज अधिकारी इन संयंत्रों के खिलाफ आने वाली कई शिकायतों की बात स्वीकार करते हैं और वक्त वक्त पर कार्रवाई करने का दावा भी करते हैं। इन्हीं तरह की बातों को इवन हम लोग भी कंपनी के जो माइंस मैनेजर वगैरह को इनको हम बताते रहते हैं, लिखित में भी कई बार बता चुके हैं और होता भी है कि इनको अपना जो वेस्ट है वो एक सर्टेन जो निर्धारित जगह है
वहीं पे रखना है। और जैसा आप बता रहे हैं स्लोप है, ये सारी चीज़ें MCDR में भी लिखी हुई है और इनका पालन करना इनका न केवल ड्यूटी है और इनका मतलब एक अदरवाइज सामाजिक रूप से भी देखेंगे तो इनको करना ही चाहिए। कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है, मैं कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह में ऐसा आता है और हम उसको तुरंत उसको रेक्टिफाई करवाते हैं। इन सभी मुद्दों पर हमने प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी जब फैक्ट्री लगा उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन फिर भी आज अगर ऐसा कोई समस्या है या ऐसा कोई शिकायत है हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है और अभी इस बारे में डिटेल बोलना संभव नहीं है। जब तक आपके संज्ञान में आपके मीडिया के माध्यम से आया है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसान बोलेगा, किसान मिलेगा, उसके अगर मेरे पास शिकायत आएगा तब इसके लिए विस्तार से बताना अच्छा होगा। जो वहाँ पर उद्योग लगा है और क्या क्या कमी है, लेकिन आप जान रहे हो ना, मीडिया जान रहा है ना। हमको अभी तक मैं उद्योग मंत्री होने पर 2 साल हुआ है, वहाँ के लोग वहाँ मैं 2 बार सम्मेलन किया हूँ बलौदा बाजार में, ऐसा शिकायत नहीं आया है। अगर कलेक्टर के माध्यम से, अगर जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस प्रकार शिकायत होगा, उसको जांच किया जाएगा, टिक किया जाएगा। बलौदा बाजार को सीमेंट हब के तौर पर नई पहचान देने वाले सीमेंट उद्योग ने इलाके को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि स्थानीय लोगों को कई समस्याएं और दंश भी दिए। रोजगार, आय, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़ी बातों का सपना दिखाकर इलाके में लगी सीमेंट फैक्ट्रीज ने अपने कई वायदों को पूरा नहीं किया। पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े मानकों को पूरा करने के कागजी दावों की पड़ताल बताती है कि इन उद्योगों ने अपने कई वायदे कायदे से नहीं निभाए, कई नियमों को पूरा करने की खानापूर्ति मात्र की है। जिस हिसाब से इलाके के संसाधनों का दोहन किया, उस अनुपात में लोगों की सेहत और सुविधा का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और यही स्थानीय लोगों की उद्योग से मूल शिकायत है। बलौदा बाजार को सीमेंट हब के रूप में नई पहचान देने वाले उद्योगों ने इलाके के लिए बहुत कुछ किया, पर सच ये भी है कि स्थानीय लोगों के जीवन को परेशानियों से भरकर रख दिया। जो वादे किए गए नौकरी को लेकर, जो वादे किए गए सेहत को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उन वादों को ईमानदारी से पूरा नहीं किया गया। इलाके के संसाधनों का जिस कदर दोहन किया गया, उस अनुपात में लोगों की सेहत और उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, और यही स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है इन उद्योगों के लिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।